अगर वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का सपोर्ट ना करता तो ब्रिटिश एम्पायर हार जाता। अगर वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का सपोर्ट ना करता तो 1920 से पहले इंडिया को आज़ादी मिल जाती। इंडिया के इस सपोर्ट की वजह से, कंट्रीब्यूशन की वजह से या सेक्रीफाइस की वजह से ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड वॉर वन में जीता है। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया ने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस इंडिया ने दी है, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड वॉर वन में जीता है। और फिर उसके बाद इंडियंस का जो स्टुपिडिटी है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फिर खिलाफत मूवमेंट शुरू करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं, और मुस्लिम्स जो है वो हिजरत मूवमेंट भी शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन किस तरह हुआ। हम सबको पता है कि ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो 18th सेंचुरी में इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ने लगा और उसने डिफरेंट ब्रांचेस खोले इंडिया के डिफरेंट सिटीज में, तो ब्रिटिश आर्मी ने ये सोचा कि हम अपनी मिलिट्री में इंडियंस को रिक्रूट करते हैं, इंडियंस को भर्ती करते हैं। और बंगाल आर्मी, मद्रास आर्मी और मुंबई या बम्बई आर्मी में इंडियंस को रिक्रूट करने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया और इंडिया में ब्रिटिश राज शुरू हो गया। जब ब्रिटिश राज शुरू हो गया तो उस वक्त पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये लागू हुआ, यानी इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी बन गया। तो फिर ब्रिटिश एम्पायर ने एक कंबाइन आर्मी बनाई जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो इंडियंस थे वो सोल्जर्स होते थे या सिपाही होते थे, और ऑफिसर्स जो थे वो ब्रिटिश एम्पायर के थे। यहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, आप इम्तियाज और फर्क देख सकते हैं। फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू हुआ तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी था। इंडिया अपना खुद मुख्तार फैसला नहीं कर सकता था कि हमने लड़ाई में हिस्सा लेना है या नहीं लेना। ब्रिटिश जो भी डिसीजन लेता था इंडिया वही एक्सेप्ट करता। और इस तरह हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इंडिया ने ब्रिटिश एम्पायर को फुली सपोर्ट किया, चाहे वो मेन के लिहाज से हो, चाहे वो फाइनेंस के लिहाज से हो, चाहे वो खुराक के लिहाज से हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स के लिहाज से हो। तो इंडिया ने ब्रिटिश एम्पायर को फुली सपोर्ट किया। अब इंडिया का सपोर्ट और इंडिया का लॉयल्टी देखिए। इंडिया की तरफ से 1.5 मिलियन सोल्जर्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है। अब जब लड़ाई खत्म हुई तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान 50,000 इंडियन सोल्जर्स मारे गए और 65,000 सोल्जर्स जख्मी हुए। इसी तरह 10,000 सोल्जर जो है वो मिसिंग पर्सन में आई और तकरीबन 100 यानी 98 नर्सेज जो है वो भी वर्ल्ड वॉर वन के दौरान मारी गई। अब आप यहां पर देखें तो इंडिया ने कितनी ज्यादा नुकसानात उठाए, कितनी लोग मारे गए इंडियंस। फिर उसके बाद इंडिया ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, ब्रिटिश एम्पायर को पैसे दिए, लोन्स दिए, इसी तरह हॉर्सेस दिए, ठीक है। जो जानवर होते हैं वो हॉर्सेस भी हो सकते हैं, डंकीज भी हो सकते हैं, कैमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने एनिमल्स को भी प्रोवाइड किए, इसी तरह फूड प्रोवाइड किया, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए। तो इंडिया ने ब्रिटिश एम्पायर को वर्ल्ड वॉर वन के दौरान फुली सपोर्ट किया। अब इंडिया ने तो 100% फुली सपोर्ट किया, ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से क्या मिला? कुछ भी नहीं। इंडियंस तो चाहते थे कि इस सपोर्ट की वजह से हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद यहां पर देखें, इंडिया जो है वो खुद ब्रिटिश एम्पायर का एक कॉलोनी है, अपने लिए नहीं लड़ता लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ रहा है। बेहतर तो यह था कि अगर वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इंडिया अपना ये जो सोल्जर्स थे या जो फाइनेंशियल सपोर्ट थे वो ब्रिटिश एम्पायर को ना देते, खुद यहां से इंडिपेंडेंस के लिए एक मूवमेंट शुरू करता, तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ब्रिटिश एम्पायर कमजोर हो जाता, जर्मनी उसे शिकस्त देता और इंडिया को, यूनाइटेड इंडिया को आज़ादी मिल जाती। लेकिन इस तरह तो नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया को लॉयल्टी बहुत ज़्यादा पसंद था कि नहीं, हमने तो ब्रिटिश का लॉयल रहना है।
اب लॉयल्टी का पता आप यहां से लगाए कि ब्रिटिश आर्मी में मुस्लिम भी हैं, सिख्स भी हैं और हिंदूज भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन ब्रिटिश मिलिट्री में बिल्कुल सारे जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के लॉयल हैं। यहां पर आप लॉयल्टी चेक करें, ठीक है। इसके अलावा उसे क्या मिलता था, यहाँ ब्रिटिश आर्मी में उन्हें रिस्पेक्ट मिलता था, पैसे मिलते थे, जॉब मिलता था। यही तो प्रॉब्लम था इंडियंस का। अब आप यहाँ पर मुसलमानों की स्टुपिडिटी देखें, मुसलमानों का जो बेवकूफ़ी है वो आप देखें कि खुद ब्रिटिश एम्पायर के गुलाम है, अंग्रेज़ों के गुलाम है, अपने लिए आज़ादी नहीं मांगते, लेकिन जो तुर्की में खिलाफत है, ऑटोमन एम्पायर का जो कैलिफेट है, उसके लिए खिलाफत मांगते हैं। पहले ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से तुर्की के खिलाफ लड़ते हैं इराक में, फलस्तीन में, और फिर जब ब्रिटिश एम्पायर जीत जाता है तो फिर उसके बाद ये तुर्की के लिए खिलाफत भी मांगते हैं। अजीब बात है, एक तरफ खिलाफत को तोड़ने लगे हैं और दूसरी तरफ उनके लिए फिर खिलाफत मांगती भी हैं। अजीब बात है यार। फिर क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ये मुसलमान साहिबान जो है वो अंग्रेज़ों को कहते हैं कि आपने तो हमारे साथ वादा किया था कि अगर ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 जीत जाए तो यहाँ पर खिलाफत को कुछ नहीं कहेगा, आप तो यहाँ पर खिलाफत अब तोड़ने लगे हैं। तो यहाँ पर इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ तो चलो ठीक है, मुसलमान तो खिलाफत के लिए लड़ रहे हैं, ये हिंदूज और सिख किस लिए लड़ रहे हैं? गांधी साहब जो है वो भी मुसलमानों में शामिल हुआ, कांग्रेस ने भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और खिलाफत मूवमेंट का जो कमेटी है वो भी बनाई गई। फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू हुआ इंडिया में कि हमने ब्रिटिश एम्पायर के जो भी प्रोडक्ट्स है वो हम नहीं खरीदेंगे और जो जॉब्स है ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से वो भी हम छोड़ते हैं, जितने टाइटल्स हमें मिले हैं वो हम भी फेंक देते हैं। ये देखें, और मुसलमानों ने तो इससे ज़्यादा कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने ये खिलाफत मूवमेंट को रिजेक्ट कर दिया और मुसलमानों के जो डिमांड्स थे वो नहीं मानी, तो फिर मौलाना साहिबान जो है उन्होंने खुतबात शुरू किए मसाजिद में, मदारिस में, जलसों जुलूसों में, कि अब चूंकि इंडिया जो है वो मुसलमानों के लिए अच्छा जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हिजरत करते हैं अफगानिस्तान। मुसलमानों ने एक हिजरत मूवमेंट, एक नया चीज़ जो है वो दरियाफ्त किया कि अब हम यहाँ से अफगानिस्तान चले जाते हैं। और जो मुसलमान थे उन्होंने सारी चीज़ें बेच दिए, अपने जायदाद, घर, गोल्ड जितनी भी उनके साथ थे वो बेच दिए और कहाँ चलना शुरू किए, उन्होंने हिजरत शुरू किया अफगानिस्तान। अब जब उन्होंने अफगानिस्तान हिजरत की तो वहाँ पर अफगानिस्तान ने भी दरवाजे बंद कर दिए। अफगानिस्तान ने रिफ्यूज़ किया कि हम इंडियंस को यहाँ पर सेटल नहीं कर सकते, और वो हिजरत मोमेंट जो था वो भी नाकाम हुआ। कुछ भी नहीं मिला इस हिजरत मोमेंट से, सिर्फ और सिर्फ क्या, बदनामी, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, ये मुसलमानों को मिला। फिर तो जो मुसलमानों का और हिंदूज का लॉयल्टी था ब्रिटिश एम्पायर के साथ, उससे मुसलमानों और हिंदूज को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ गुलामी, और वही गुलामी उन्हें दोबारा मिल गई। हाँ, ये हुआ कि 1919 में जो इंडिया के रिफॉर्म्स थे, उन रिफॉर्म्स में इंडियंस को कुछ पॉलिटिकल राइट्स जो है वो मिले, और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो अगर इंडियंस वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट ना करता तो ब्रिटिश एम्पायर हार जाता और इंडियंस को यानी यूनाइटेड इंडिया को 1920 से पहले आज़ादी मिल जाती। और आज जो आप पाकिस्तान और इंडिया दो सेपरेट कंट्री देखते हैं वो नहीं होते, एक यूनाइटेड इंडिया होता। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, और इस कंट्रीब्यूशन की वजह से ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 में जीत जाता है और ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी हार जाते हैं।